अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद इब्राहिम। आज हम डिस्कस करेंगे केस कंट्रोल स्टडी को। इससे पहले हमने ऑब्जर्वेशनल स्टडी की टाइप्स, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड कोहॉर्ट स्टडी को डिस्कस किया था। इन तीनों में हम कहते हैं कि टाइम इज की। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम एक्सपोजर एंड आउटकम को इकट्ठे देखते हैं। कोहॉर्ट स्टडी में हम एक्सपोजर पहले देखते हैं और आउटकम बाद में देखते हैं। अब केस कंट्रोल स्टडी में हम पहले आउटकम देखते हैं, फिर बाद में इसका एक्सपोजर देखते हैं कि आया वो एक्सपोज्ड है कि नहीं। इधर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग कहते हैं कि कोहॉर्ट स्टडीज गो फॉरवर्ड इन टाइम एंड केस कंट्रोल स्टडीज गो बैकवर्ड इन टाइम। लेकिन अगर देख लें तो रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, जो कोहॉर्ट स्टडी की एक टाइप है, उसमें भी हम वो डेटा इस्तेमाल करते हैं जो हमने पास्ट में हासिल किया होता है। सो कैलेंडर टाइम, हम जो कहते हैं कि टाइम इज की, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन ये दोनों टाइप्स को रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी या कोहॉर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी को डिफरेंशिएट नहीं करता। डिफरेंशिएशन क्या है, या जो हम कहते हैं कि हॉलमार्क क्या है? हॉलमार्क कोहॉर्ट स्टडी का कि हम स्टार्ट करते हैं विद एक्सपोजर, फिर बाद में आउटकम देखते हैं। और केस कंट्रोल स्टडी का हॉलमार्क ये है कि हम स्टार्ट करते हैं विद आउटकम और फिर बाद में इन दी पास्ट हम देखते हैं कि आया वो एक्सपोज्ड थे कि नहीं थे। अब जिस तरह नाम से जाहिर है, केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी मतलब दो ग्रुप होंगे, केसेस होंगे एंड कंट्रोल्स होंगे। केसेस कौन होते हैं? वो लोग जिनमें बीमारी पाई जाती है। कंट्रोल्स कौन लोग होते हैं? कंट्रोल वो लोग होते हैं जिनमें बीमारी नहीं होती। सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स एंड सिलेक्शन ऑफ केसेस ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये कि इधर सिर्फ टू ग्रुप्स होते हैं, केसेस एंड कंट्रोल्स। उसको हम फॉलो करते हैं इन द पास्ट कि आया वो सर्टेन एक्सपोजर को एक्सपोज थे कि नहीं, बोथ केसेस एंड कंट्रोल्स। एक बात और याद रखना कि केसेस में तो वैसे भी डिजीज होती है, कंट्रोल भी वो लोग होते हैं जो एट रिस्क होते हैं डिजीज को, जिनमें डिजीज काज होने के चांसेस होते हैं। अगर हम 2x2 टेबल बना दें, जो हमने कोहॉर्ट स्टडी में भी बनाया था, तो हमारे साथ केसेस आ जाएंगे और कंट्रोल्स आ जाएंगे और दोनों का एक्सपोजर स्टेटस देखते हैं कि आया वो एक्सपोज्ड थे कि नहीं। केसेस एक्सपोज्ड एंड केसेस नॉट एक्सपोज्ड, कंट्रोल्स एक्सपोज्ड एंड कंट्रोल्स नॉट एक्सपोज्ड। अगर आउटकम एंड एक्सपोजर में कोई एसोसिएशन है तो केसेस में ज्यादा चांसेस होंगे एक्सपोजर के। अगर एसोसिएशन नहीं है तो कम चांसेस होंगे एक्सपोजर के। एसोसिएशन हम फाइंड आउट किस तरह करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं ऑड्स रेशो। ऑड्स रेशो के केसेस में कितने ऑड्स है एक्सपोजर के, कितने चांसेस है एक्सपोजर के, और कंट्रोल्स में कितने चांसेस है एक्सपोजर के। ऑड्स रेशो का फॉर्मूला है AD डिवाइड बाई BC।
फाइंड आउट कर लेते हैं ए की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू डिवाइड बाय बी की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू। जितने भी लोग हमारे साथ हैं, ए के खाने में जितने लोग आते हैं, बी के खाने में, सी के खाने में, डी ओ वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। ये जो वैल्यू आएगी उसको हम इंटरप्रेट किस तरह करते हैं। अगर ये वैल्यू एक आती है, मतलब देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द आउटकम एंड द एक्सपोजर। अगर आर्स रेशो की वैल्यू एक से ज्यादा आती है तो उसका मतलब देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द आउटकम एंड द एक्सपोजर। अगर ये वैल्यू एक से कम आती है मतलब देयर इज प्रोटेक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन द डिजीज एंड द एक्सपोजर। अब आते हैं टुवर्ड द सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल्स। केसेस को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल्स को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। केसेस रैंडम सिलेक्शन तो नहीं होते, हमारे पास केसेस आते हैं, जितने भी केसेस आते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्राइटेरिया और डिफिनीशन ऑफ केसेस मस्ट बी वेल फॉर्मुलेटेड एंड डॉक्यूमेंटेड। एक डिफिनीशन, उसकी बेस पे हम केसेस को सिलेक्ट करते हैं। एंड द केसेस शुड बी होमोजीनियस, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक वाले जो पेशेंट्स हमारे साथ आते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिजीज इन द क्वेश्चन। अब एक मसला आता है सिलेक्शन ऑफ केसेस में कि हम इंसिडेंट केसेस लेंगे या प्रेवेलेंट केसेस लेंगे। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि इंसिडेंट जो नए केसेस होते उनको सिलेक्ट किया जाए। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि जो प्रेवेलेंट केसेस होते हैं, ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ऑलरेडी डायग्नोज होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाए। लेकिन दोनों में मसले हैं कि अगर हम प्रेवेलेंट केसेस को ले लें, अगर डिजीज सिवियर है, केस फेटेलिटी रेट ज्यादा है, तो कुछ लोगों की तो डेथ हो गई होगी, वो मिस हो जाते हैं। फिर तो हमारे साथ ये जो अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये एक्चुअल केसेस नहीं होंगे, ये जो सरवाइव कर चुके हैं वो केसेस होंगे। अगर हम इंसिडेंट केसेस को ले लें, न्यू केसेस को, तो वो जो लोग मर चुके हैं वो मिस कर जाते हैं हम। फिर तो हम अपनी स्टडी को देखते हैं कि हमारे लिए कौन से ज्यादा फायदेमंद है। डिजीज को देखते हैं कि डिजीज की टाइप क्या है, उसकी केस फेटिलिटी रेट क्या है। उसके बाद फिर हम या इंसिडेंट केसेस को या प्रेवेलेंट केसेस को सिलेक्ट करते हैं। अभी आते हैं टुवर्ड द सिलेक्शन ऑफ द कंट्रोल्स। कंट्रोल सिलेक्शन में हम तीन मेन बातें जो हैं बेसिक्स, वो जहन में रखनी चाहिए। कंपैरिजन, रिप्रेजेंटेटिवनेस। लेकिन हम कहते हैं कि कंपेरेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिप्रेजेंटेटिवनेस इन द सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स। एक दूसरे के साथ वो कंपेरेबल हो। दूसरी बात, द कंट्रोल मस्ट बी एट रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज। तीसरी बात, द कंट्रोल शुड रिजेंबल द केस इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द डिजीज। कि बाकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक
पॉसिबल हो वो सिमिलर हो, सिर्फ बस एक डिफरेंस हो कि कंट्रोल्स में वो डिजीज नहीं होनी चाहिए, जिस डिजीज को हम स्टडी करते हैं वो नहीं होना चाहिए। बाकी जितना पॉसिबल हो तो हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले कंट्रोल सिलेक्ट कर ले, मतलब केसेस के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिमिलर हो। तो ऐसे कंट्रोल्स हमको कहां मिलेंगे कि उनके बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिमिलर हो, सिर्फ डिजीज ना हो। अगर हम हॉस्पिटल कंट्रोल्स को ले लें कि हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स होते, उनको डिजीज होती है और कुछ को नहीं होती, ये भी ठीक है, कन्वीनियंट है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। लेकिन इससे भी अगर हम ज्यादा करीब जाना चाहते हैं तो अगर बेस्ट फ्रेंड, नाइबर, सिबलिंग, अगर इनको हम एज ए कंट्रोल ले ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड वो होते हैं जिसके अक्सर कैरेक्टरिस्टिक मिलते जुलते हैं, या नेबर जो होते हैं उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक मिलते जुलते हैं, या अगर सिबलिंग हो तो उनके तो और भी ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि कोई सिबलिंग, नेबर या बेस्ट फ्रेंड हो, नहीं तो हॉस्पिटल्स में भी आप कंट्रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं टुवर्ड द बेनिफिट्स ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज। सबसे पहले, a case control study is useful as first step when searching for a cause of an adverse health outcome. दूसरी बात, जब हम रेयर डिजीज को स्टडी करते हैं तो उसके लिए केस कंट्रोल स्टडी जो है वो बेस्ट डिजाइन है। एक जहन में एक सवाल आता है कि हम कोहॉर्ट स्टडी क्यों नहीं करते। हम कहते हैं कि जब हमको एसोसिएशन का पता चल जाता है इन द केस कंट्रोल स्टडी, तो फिर उसके बाद हम कोहॉर्ट स्टडी कंडक्ट करते हैं। तो पहले से हम कोहॉर्ट स्टडी क्यों नहीं करते? वो इसलिए कि केस कंट्रोल स्टडी जो है वो इजी टू कंडक्ट है। दूसरी बात, वो लेस एक्सपेंसिव है। तीसरी बात कि हम टाइम इस पे कम लगता है, ऑलरेडी डेटा मौजूद होता है, हॉस्पिटल डेटा, क्लिनिक्स डेटा, या कोई सर्वे हुई होती है, उसमें से हम डेटा ले सकते हैं, तो इस पे टाइम कम लगता है। बायसेस हो सकते हैं लेकिन इस पे टाइम कम लगता है। तो इससे अगर हमको कुछ अंदाजा हो जाता है एसोसिएशन का, तो फिर हम कोहॉर्ट स्टडी कंडक्ट करते हैं। कोहॉर्ट स्टडी में जाहिर है उस पे टाइम ज्यादा लगता है, वो एक्सपेंसिव होते हैं, वो बनिस्बत केस कंट्रोल स्टडी के वो डिफिकल्ट टू कंडक्ट होते हैं। तो इसलिए हम पहले केस कंट्रोल स्टडी कंडक्ट करते हैं। So this was all about case control study. I hope कि समझ आ गई होगी केस कंट्रोल स्टडी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हमारे चैनल का नाम है रिसर्च विद शाहिद एंड इब्राहिम। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।